नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर्स की स्पेशल श्रृंखला बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 से संबंधित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। दोस्तों, टेलीग्राम पर आपको एमपीएन एकेडमी का एक पब्लिक चैनल है, उसे आप जरूर ज्वाइन करेंगे। जैसे आप एमपीएन एकेडमी सर्च करेंगे तो आपको इस प्रकार का लोगो दिख जाएगा, एमपीएन एकेडमी उसमें लिखा हुआ है। क्या क्या मिलेगा उस पेज पर आपको? बीपीएससी एग्जाम की सारी नोटिफिकेशन, कोई भी न्यूज होगी तो वो आपको मिल जाएगी। गोल्डन करंट अफेयर टेस्ट सीरीज का टॉपर का रिजल्ट वहाँ जारी किया जाता है, और साथ साथ में एमपीएन एकेडमी के एप्लीकेशन पे जो कोर्सेस लॉन्च होते हैं या यूट्यूब के वीडियो अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, तो इसे जरूर ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार का जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितने प्रतिशत बढ़ा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2.5%। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह कोविड-19 के कारण हुए प्रभाव के कारण कम था, लेकिन यह प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तव में वित्त वर्ष 2020-21 में 7.25% नीचे यानी माइनस में चली गई थी, जबकि बिहार का पॉजिटिव में रहा है। उसी प्रकार से पिछले वर्ष देखेंगे 2019-20 में, तो भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रहा था वो 4.04% रहा था, जबकि बिहार का 7.41%। आप इस चार्ट में ध्यान से देखेंगे तो 2016-17 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था के वृद्धि दर से हमेशा कम रही थी, लेकिन 16-17 के बाद यह भारत से हमेशा ही ज़्यादा रही है। वित्त वर्ष 2020-21 में मौजूदा कीमतों पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 618,000 करोड़ रुपये। 2011-12 के अस्थिर मूल्य पर यह 419,000 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार का एनएसडीपी यानी शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मौजूदा कीमतों पर यानी करंट प्राइसेस पर 566,000 करोड़ रुपये था, जबकि 2011-12 के अस्थिर मूल्य पर 379,000 करोड़ रुपये रहा। वित्त वर्ष 2020-21 में 2011-12 के अस्थिर मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 34,314 रुपये। 2019-20 में यह 33,979 रुपये प्रति व्यक्ति था, जिसमें कि थोड़ी सी वृद्धि हुई है। वर्तमान कीमतों पर यानी करंट प्राइसेस पर राज्य में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वित्त वर्ष 2020-21 में 50,000 को क्रॉस कर गई, और यह 50,555 रुपये थी, जो 2019-20 में 49,272 से बढ़कर इतनी हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 2.5% की। बिहार का प्रति व्यक्ति एनएसडीपी यानी शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वित्त वर्ष 2020-21 में 2011-12 के अस्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय औसत का कितना प्रतिशत था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 35.8%। यहाँ पर देखिए आप, बिहार का एनएसडीपी 2011-12 के अस्थिर मूल्य पर 2020-21 में 31,017 रुपये रहा, जबकि ऑल ओवर इंडिया का एवरेज कितना था? 86,659, तो इसका 35.8% है। पिछले वर्ष देखेंगे तो 2019-20 में बिहार का एनएसडीपी था प्रति व्यक्ति 30,621, इसमें थोड़ी सी मामूली वृद्धि हुई है 1.3% की। 2020-21 में बिहार और तमिलनाडु दो ही राज्य थे जिसमें एनएसडीपी में प्रति व्यक्ति वृद्धि दर्ज की गई है पूरे भारत भर में। वर्ष 2020-21 में बिहार का जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर की हिस्सेदारी कितनी थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 19.2%। 2016-17 में यह 22.1% हुआ करती थी, जिसमें कि गिरावट दर्ज की गई है। बिहार में उर्वर भूमि रहने के बावजूद बिहार की अर्थव्यवस्था 2012-13 से देखेंगे 2020-21 तक की अवधि में वार्षिक रूप से मात्र 2.3% की दर से बढ़ी है, जबकि यही आंकड़ा संपूर्ण भारत के लिए 3.2% रहा था। क्षेत्रवार वृद्धि देखेंगे तो 2020-21 में प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि कुछ भी नहीं थी, 0%। द्वितीयक क्षेत्र की वृद्धि बिहार में 2.2%। तृतीयक क्षेत्र की वृद्धि माइनस में रही थी, -0.1%।
वही भारत का आंकड़ा देखेंगे तो 1.9% की वृद्धि हुई है प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र में निगेटिव चला गया है -6.8%, और तृतीयक क्षेत्र में भी निगेटिव गया है -8.4%। कुल मिलाकर के 2.5% की वृद्धि दर्ज की गई है बिहार में, जबकि भारत में सिकुड़न हुआ है -7.3%। दोस्तों 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए जरूरी 17 महीने के क्वालिटी करंट अफेयर्स को आप आसानी से केवल 25 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले ये जानिए कि 17 महीने का करंट अफेयर्स क्यों स्टडी करना है। क्योंकि 66वीं बीपीएससी में प्रश्न अक्टूबर 2020 तक के ही आए थे और 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा डिले हो गई है। तो आपको नवंबर 2020 से लेकर के मार्च 2022 तक के करंट अफेयर्स स्टडी करने हैं, क्योंकि परीक्षा संभवतः अप्रैल महीने में होगी। तो कैसे ऐसे 25 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं? सबसे पहला जो कंटेंट है वो है साप्ताहिक करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के रूप में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इसकी 75 पीडीएफ आपको मिलेगी। 75 पीडीएफ क्यों? क्योंकि 17 महीने के तो 68 पीडीएफ हो गए, हर एक महीने के 4 पीडीएफ। उसके अलावा 2 साल का बजट, 2 साल का इकोनॉमिक सर्वे, ओलंपिक, पैरालंपिक और सेंसस यानी जनगणना। एक पीडीएफ में समय लगेगा लगभग 6 मिनट का। तो कुल मिलाकर के 7.5 घंटे में आप वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज का पूरा कंटेंट अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। उसके बाद मंथली करंट अफेयर्स यानी मासिक करंट अफेयर्स लघु नोट्स, ये आपको 17 महीने का 17 पीडीएफ मिलेगा, जिसमें से एक पीडीएफ को रिवाइज करने में आपको 30 मिनट का लगभग समय लगेगा। तो कुल 8.5 घंटे में इसे भी आप निपटा देंगे। उसके बाद आते हैं बिहार मंथली करंट अफेयर्स यानी बिहार मासिक करंट अफेयर्स। तो इसके आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे और साथ साथ में चलते चलते सेक्शन के रूप में लघु नोट्स यानी शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे। तो इसमें 22 पीडीएफ होगा, क्योंकि 17 महीने का 17 पीडीएफ। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे 2 साल का, 2 साल का बजट हो गया और सेंसस यानी जनगणना हो गया। तो एक पीडीएफ में लगभग 25 मिनट का समय लगेगा। तो लगभग 9 घंटे का समय इसमें आपको लगने वाला है। तो कुल मिलाकर के 25 घंटे में आप पूरे करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे एक बार। अब देखिए ये इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है इसकी, क्योंकि 66वीं बीपीएससी में इसी वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से 19 क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, और मंथली करंट अफेयर से 7 प्रश्न और बिहार मंथली करंट अफेयर से 10 प्रश्न। एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से 36 प्रश्न 66वीं बीपीएससी में टैली हुए हैं। इतना ही नहीं, 2021 में बीपीएससी का तो कोई एग्जाम हुआ नहीं, बिहार एसआई का एग्जाम जरूर हुआ था, उसमें भी 86% क्वेश्चन टैली हुआ है, यानी 31 प्रश्न आपको एग्जाम में आए हैं। तो इससे आपको क्वालिटी का भी कंटेंट पता चल रहा है, जिस पे आप रिलाय कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये पीडीएफ्स नवंबर 2020 से मिलेगा कैसे? इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर एमपीएन एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इस प्रकार का लोगो है। दोस्तों जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो नीचे देखेंगे आप ऐप में, तो इस प्रकार से 4 सेक्शन आपको मिलेंगे। आपको स्टोर सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप उसमें कोर्स चुन लीजिएगा, 67 बीपीएससी सीडीपीओ करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स। बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर उपलब्ध कराया गया है, जिसे हर स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं। पेमेंट का लिंक भी वहाँ दिया गया है, पे कीजिए और बिल्कुल इस सिस्टमेटिक ढंग से आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर की हिस्सेदारी कितनी थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 19.5%। यह 2016-17 के बीच 20.6% था। इसमें गिरावट दर्ज की गई है। द्वितीयक क्षेत्र के लिए मध्यम अवधि की वृद्धि दर 4.8% रही है, और 2015-16 और 2019-20 के बीच देखेंगे तो बिहार और भारत दोनों के लिए ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीवीए में औद्योगिक क्षेत्र के योगदान में गिरावट आई है। बिहार में मामूली कमी थी। 2015-16 में बिहार में 20.3% हुआ करती थी, जो कि 2019-20 में घटकर यह 20.1% हो गया। लेकिन भारत में कमी ज़्यादा थी। भारत में 2015-16 में 31.6% हुआ करती थी, ये घट करके 29.6% रह गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में
तृतीयक क्षेत्र यानी टर्शरी सेक्टर की हिस्सेदारी कितनी थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 61.2%। यहाँ पर देखिए, यह है 2020-21 का आंकड़ा। टर्शरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी 61.2%, प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर की हिस्सेदारी 19.2% और द्वितीयक क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर की हिस्सेदारी 19.5%। और यह है 2016-17 का आंकड़ा। देखेंगे तो टर्शियरी सेक्टर में ही वृद्धि दर्ज हुई है हिस्सेदारी में। पहले 57.3% थी, 16-17 में बढ़कर हो गई है 61.2%, जबकि द्वितीयक और प्राथमिक दोनों क्षेत्रों में हिस्सेदारी में कमी दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2019-20 में बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति जीडीपी यानी सकल जिला घरेलू उत्पाद ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट सबसे कम है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शिवहर। प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे रहा केवल 0.19 लाख रुपये। 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में 38 जिलों की रैंकिंग से पटना के लिए सबसे उच्चतम प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद दर्ज किया गया है 1.31 लाख रुपये। तो देखेंगे न्यूनतम से अधिकतम के बीच में 7 गुने का फर्क है। इस टेबल को ध्यान से देखिएगा तो पूरी डिटेल दी गई है कि प्रति व्यक्ति आय के रूप में बिहार में शीर्ष 2 जिले हैं पटना और बेगूसराय, जबकि निम्नतम जिले हैं शिवहर और अररिया। उसी प्रकार से पेट्रोल के कंजम्पशन में पटना टॉप रहा, सेकंड नंबर पे मुजफ्फरपुर, जबकि बॉटम में देखेंगे सबसे निचले नंबर पर बांका और शिवहर रहा है। डीजल में देखेंगे तो शेखपुरा नंबर 1 पे, सेकंड नंबर पे पटना और निम्नतम में किशनगंज रहा है और उसके बाद सेकंड नंबर पर शिवहर। रसोई गैस के कंजम्पशन में देखेंगे तो पटना नंबर 1 पे रहा है, सेकंड नंबर पे बेगूसराय, जबकि बॉटम में निम्नतम में रहा है अररिया नंबर 1 पे और किशनगंज दूसरे नंबर पर। लघु बचत यानी स्मॉल सेविंग्स में पटना नंबर 1 पे रहा, सारण रहा दूसरे नंबर पे, अररिया सबसे बॉटम पे रहा और पश्चिम चंपारण सेकंड नंबर पे बॉटम में। सितंबर 2020 और सितंबर 2021 के बीच बिहार में समग्र वार्षिक सीपीआई यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन रेट क्या थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3.1%। बिहार में ग्रामीण मुद्रास्फीति का आंकड़ा 2.8% था, जबकि शहरी मुद्रास्फीति का आंकड़ा 4.9% था। ग्रामीण क्षेत्र के लिए भारत की तुलना में बिहार में मुद्रास्फीति की दर कम थी, लेकिन शहरी क्षेत्रों में बिहार में मुद्रास्फीति की दर भारत की तुलना में अधिक थी। भारत में ग्रामीण मुद्रास्फीति का आंकड़ा रहा 4.1%, जबकि शहरी मुद्रास्फीति का आंकड़ा था 4.6%। ओवरऑल देखेंगे तो भारत में समग्र वार्षिक सीपीआई मुद्रास्फीति दर 4.3% रही थी। वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार के कुल व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 13.4% की। और यह बढ़कर 2020-21 में कितना हो गया है? 1,65,696 करोड़ रुपये, जिसमें से 26,203 करोड़ रुपये कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय था और 1,39,493 करोड़ रुपये राजस्व व्यय था। राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति 1,28,168 करोड़ रुपये थी, जबकि पूंजीगत प्राप्तियां 36,735 करोड़ रुपये रही। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में देखेंगे तो राज्य सरकार का कुल व्यय 2019-20 में 23.7% से बढ़कर 26.8% हो गया है। दोस्तों, यदि आप जांचना चाहते हैं कि आपकी 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसी है करंट अफेयर्स की, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोर्स का नाम है गोल्डन करंट अफेयर टेस्ट सीरीज 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा। बिल्कुल हिंदी भाषा में आपको मिलेगा। कुल 25 क्वेश्चन का सेट मिलेगा। एक क्वेश्चन में 50 एमसीक्यूज होंगे, तो कुल मिलाकर के 1250 क्रीम क्वेश्चन सेलेक्टेड किए गए हैं 17 महीने के करंट अफेयर से, जो कि 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए जरूरी है। नवंबर 2020 से लेकर मार्च 2022 तक के, इसमें बिहार, नेशनल और इंटरनेशनल तीनों का करंट अफेयर्स शामिल है। एक टेस्ट पेपर सॉल्व करने के लिए आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा, 50 उसमें क्वेश्चन रहेंगे। ये आपको मिलेगा कैसे? आप चले जाइए गूगल प्ले स्टोर पर एमपीएन एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आप स्टोर सेक्शन में चले जाएंगे तो ये कोर्स आपको दिख जाएगा।
फ्री डेमो टेस्ट भी ऐप पर उपलब्ध कराया गया है। आप चाहें तो एक बार फ्री डेमो टेस्ट भी दे सकते हैं और अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। प्रत्येक टेस्ट के बाद रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। बिहार में पिछले 5 वर्षों यानी 2016-17 से लेकर 2020-21 के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्र की विकास दर क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 2.1%। उप क्षेत्रों में देखेंगे तो पशुधन और मत्स्य पालन पिछले 5 वर्षों में क्रमशः 10% और 7% की दर से बढ़ी है। कुल मिलाकर 2020-21 में सकल राज्य मूल्य वर्धित यानी GSVA ग्रॉस वैल्यू एडेड में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की हिस्सेदारी 19% रही। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में अनुमानित कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 17.95 लाख टन। पिछले 3 वर्षों में 2018-19 से लेकर 2020-21 में अनाजों में उत्पादन की वृद्धि दर चावल रही 9.6% और मक्का रहा 5%। कृषि रोडमैप के तहत विभिन्न योजनाओं के परिणाम स्वरूप बिहार ने 2012 से 5 कृषि कर्मण पुरस्कार जीते हैं। राज्य सरकार कितने जिलों में ऑर्गेनिक कॉरिडोर विकसित कर रही है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 13 जिलों में। 17,000 एकड़ से अधिक फसल क्षेत्र को जैविक C1 प्रमाण पत्र के साथ जारी किया गया है। यह जलवायु लचीला कृषि यानी CRA फुल फॉर्म है CRA का क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर कार्यक्रम के तहत टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। बिहार में किसान उत्पादक संगठन यानी FPO बनाने के लिए राज्य सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 90%। 23 जिलों में एकीकृत विकास मिशन तथा अन्य 15 जिलों में मुख्यमंत्री उद्यान विकास योजना के साथ साथ बागवानी क्षेत्र में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। दोनों को मिलाएंगे तो टोटल 38 जिले हैं बिहार में। डिजिटल किसान सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बिहान। बिहान का फुल फॉर्म देख लीजिए। BI स्टैंड करता है बिहार को, H स्टैंड करता है हॉर्टिकल्चर को, A स्टैंड करता है एग्रीकल्चर को और N स्टैंड करता है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट को। इसने एक ही मंच पर विभिन्न चल रहे डिजिटल अनुप्रयोगों को एकीकृत किया है। यह कृषि विभाग के अधीन तीनों निदेशालय कृषि, उद्यान और भूमि संरक्षण का संयुक्त ऐप है। वित्त वर्ष 2019-20 में बिहार के सकल फसली क्षेत्र की तुलना में सकल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 74.48%। 2019-20 में सकल फसल क्षेत्र 72.97 लाख हेक्टेयर था, जिसमें फसल की तीव्रता 144% दर्ज की गई है। 2019-20 में सकल सिंचित क्षेत्र कितना था? 54.35 लाख हेक्टेयर। तो प्रतिशत में निकालेंगे तो यह आ जाएगा 74.48%। हर खेत तक सिंचाई का पानी राज्य की सभी खेती योग्य भूमि की एक प्रमुख पहल है। 2020-21 में सिंचाई के विकास पर कुल 2,114 करोड़ रुपये खर्च किए गए। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में मछली का उत्पादन कितना था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 6.83 लाख टन। राज्य ने 2020-21 में मछली उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 2021-22 के लिए कुल लगभग 41 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार का कुल दूध उत्पादन कितना था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 115 लाख टन। राज्य में पोल्ट्री सेक्टर का प्रदर्शन भी सराहनीय रहा है। कुल अंडा उत्पादन 2016-17 में 111 करोड़ से बढ़कर 301 करोड़ तक पहुंच गया है, जो 32.4% की वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है। निम्नलिखित में से किस उद्योग ने बिहार में सर्वाधिक निवेश आकर्षित किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एथेनॉल। दिसंबर 2021 तक एथेनॉल क्षेत्र को 32,454 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 159 इकाइयों के लिए प्रथम चरण को मंजूरी मिला है। यह बिहार में कुल निवेश का 57% हिस्सा है। राज्य सरकार को अप्रैल 2017 से दिसंबर 2021 के दौरान
कुल 54,761 करोड़ रुपये के निवेश के लिए 1,918 प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की श्रेणी में खाद्य प्रसंस्करण ने पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में कितने गुना वृद्धि दर्ज की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 10 गुना। उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र की श्रेणी में खाद्य संस्करण राज्य के लिए निवेश पोर्टफोलियो में प्रमुख स्थान रखता है। 2020-21 में खाद्य प्रसंस्करण में 1,761 करोड़ रुपये का निवेश किया गया, जो पिछले वर्ष के निवेश का 10 गुना के लगभग है। 2020-21 में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए कुल मिलाकर कितनी राशि आवंटित की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 400 करोड़ रुपये। इनमें से प्रत्येक के लिए 200 करोड़ रुपये है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ईबीसी युवाओं में उद्यमता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ईबीसी उद्यमी योजना का दायरा बढ़ाने के लिए इसमें संशोधन किया गया है और इस योजना के लिए राज्य सरकार की ओर से 2020-21 में 1104 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में उपलब्ध बिजली उत्पादन क्षमता क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 6,422 मेगावाट। 2019-20 में यह 6,773 मेगावाट है, जो अब बढ़ करके 2020-21 में 6,422 मेगावाट हो गई है। इसमें वृद्धि कितनी हुई है? 5.7% की। बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने 2023-24 तक चरणबद्ध तरीके से विभिन्न स्रोतों से 6,607 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता की योजना बनाई है। वर्तमान में राज्य में 13 लघु पनबिजली योजनाएं चालू है, जिनकी कुल स्थापित क्षमता है 54 मेगावाट। सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है 10 मेगावाट। किससे? रूफटॉप योजना से। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत कितनी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 350 किलोवाट आवर। यह 2014-15 में 203 किलोवाट आवर था, जो बढ़कर 2020-21 में 350 किलोवाट आवर हो गया है, जो 6 वर्षों में 72.4% वृद्धि को दर्शाता है। पीक डिमांड में लगभग 10.5% की वृद्धि हुई है। यह 2020-21 के दौरान 5,932 मेगावाट हो गया है, जो कि 2014-15 में मात्र 2,831 मेगावाट हुआ करता था। वर्तमान में बिहार में शहरीकरण कितना प्रतिशत है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 15.3%। 2011 की जनगणना में बिहार में शहरीकरण का स्तर बहुत कम था, केवल 11.3%। लेकिन राज्य सरकार द्वारा शहरी केंद्र को फिर से परिभाषित करने का निर्णय लेने के बाद बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर बढ़कर 15.3% हो गया है। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार का सीडी यानी क्रेडिट जमा अनुपात कितना था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 41.2%। यह बिहार में बैंकों के साथ जुड़ा हुआ है। बिहार के लिए सीडी अनुपात 2019-20 में 36.1% से बढ़कर वित्त वर्ष 2020-21 में 41.2% हो गया है, जबकि भारत के लिए इसी अवधि के दौरान यह 76.5% से घटकर 71.7% हो गया है। हालांकि राज्य के लिए सीडी अनुपात दोनों वर्षों में देखेंगे तो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम रहा है। वित्त वर्ष 2020-21 में कुल व्यय में से सामाजिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा कितना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 44%। यह 2015-16 में केवल 34.4% था, जो 2020-21 में बढ़कर 44% हो गया है। इस अवधि के दौरान स्वास्थ्य पर व्यय की वृद्धि दर 16.6% थी, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह 13.8% रही है। इसी तरह शिक्षा में भी बिहार ने इसी अवधि में 14.3% की वृद्धि हासिल की है, जो अखिल भारतीय स्तर पर 10.9% रही थी। बिहार में बाल बजट यानी चाइल्ड बजटिंग की प्रक्रिया किस वर्ष शुरू की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2013-14। 2013-14 से लेकर के 2019-20 के दौरान बच्चों पर कुल खर्च 22.7% की वार्षिक दर से बढ़ा है। इसी अवधि के दौरान बाल विकास में प्रति व्यक्ति व्यय 2013-14 में 1,559 रुपये से बढ़कर
2019-20 में कितना हो गया है? 5,376 रुपये। अनुमानों के अनुसार बिहार में बच्चों जो कि 0 से 18 वर्ष की आयु के होते हैं की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 42%। बिहार में ही भारत की कुल बाल आबादी का 12% हिस्सा निवास करती है। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार बिहार में 5.18 करोड़ बच्चे हैं। इनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 89.9% और शहरी क्षेत्रों में 10.1% निवास करती है। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में कितने जिले बाढ़ से प्रभावित हुए थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 19 जिले। 2020-21 में बाढ़ से प्रभावित राज्य के कुल 19 जिलों को प्रभावित किया है, जिसमें 727.88 करोड़ रुपये के फसल उत्पादन का नुकसान हुआ है। बिजली गिरने की पूर्व चेतावनी प्रणाली के तहत इंद्रव्रज नाम का एक मोबाइल ऐप विकसित किया है, जो समुदाय को 20 किलोमीटर के क्षेत्र में इसके घटित होने से कम 40 मिनट पहले चेतावनी प्रदान करता है। इसे ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले सारे करंट अफेयर्स के वीडियो का पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में तो आपको जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से इसे आप एमपीएन एकेडमी के ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इन पीडीएफ के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट सेक्शन में दे दिया जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। बिहार की वार्षिक दीर्घकालीन औसत वर्षा यानी लॉन्ग रन एवरेज रेनफॉल कितनी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1012 मिलीमीटर। राज्य में 2020 के दौरान कुल 1385 मिलीमीटर की वर्षा हुई, जो दीर्घकालीन औसत वर्षा 1012 मिलीमीटर से लगभग कितना प्रतिशत अधिक था? 37% अधिक था। 2020-21 में वानिकी और लॉगिंग का योगदान कृषि जीएसडीपी का 7.9% रहा था। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत बिहार में 2020-21 में 3.92 करोड़ पौधे लगाए गए थे। दोस्तों, इसी के साथ बिहार करंट अफेयर्स के इस स्पेशल एडिशन को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।